गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम देखेंगे भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। कल के वीडियो में जो है हमने साकरा गांव की कहानी पढ़ी थी कि कैसे जो है वहां पर फसल में परिवर्तन आया, कैसे सरकार की योजनाओं ने जो है वहां के फसल के प्रतिरूप में परिवर्तन लाया। ठीक है, तो भूमंडलीकरण का मतलब होता है विश्व की अर्थव्यवस्था को देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो व्यापार है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बिना किसी गतिरोध के, बिना बेरोक टोक के एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सके। आज जो कृषि है वह व्यापारिक कृषि बन गई है। इसी के मद्देनजर जो है जो विकसित राष्ट्र हैं वो अपनी खाद्य सुरक्षा और इस व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए जो है वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, या इस ओर कब्जा जमाने के लिए जो है अपने कुछ कदम उठाए रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार के हैं। विकसित देशों की सरकार के द्वारा जो है वहां के किसानों को जो है कृषि कार्यों के लिए योगदान दिया जाता है। ठीक है ना, योगदान या उसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं अनुदान। कि जितने भी प्रत्येक विकसित राष्ट्र हैं वो क्या करते हैं कि अपने देश के कृषकों को जो है क्या करते हैं, कृषि कार्यों के लिए अनुदान देते हैं। मान लीजिए जैसे एक किसान है, वो खरीफ की फसल लेते हैं तो धान बोते हैं, और धान बोने के दौरान जो है उनको 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जो है लगभग 50,000 खर्च आता है। उस 50,000 का वो 80% जो है या 40% या 50% अनुदान दे देते हैं। मान लो कि उस फसल पर जो है हमने 50% का अनुदान दे दिया, मतलब कि 25,000 रुपए जो है हमने किसान को जो है दे दिए। अब उसका लागत कितना हो गया, 25,000 रुपए 1 हेक्टेयर पर। अब यदि उसका उत्पादन जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है 50 क्विंटल होता है, तो उसका लागत मूल्य कम होने से जो है क्या हो जाता है कि उसकी फसल के दाम भी कम हो जाते हैं। तो ऐसे ही जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वे अपने जो भी किसान है उसको अनुदान देते हैं, जिससे उनकी लागत मूल्य में कमी आ जाती है। उदाहरण देखें हम तो अमेरिका जो है चावल उत्पादन के लिए जो है 47% अनुदान देता है, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान जो है 89% सहायता जो है अनुदान के रूप में किसान को देता है। अर्थात यदि एक किसान 1 लाख रुपए जो है खर्च करता है खेती के लिए, तो जापान जो है उसका 89,000 रुपए जो है उसे रिटर्न कर देता है। अब उस किसान का लागत मूल्य हो गया कितना, 11,000 रुपए। ठीक है ना। अब अगर उसकी फसल होती है, उस फसल को जो है वो बेचता है, तो उसका सबसे पहला उद्देश्य रहेगा कि जो उसने लागत मूल्य लगाया है वो उसको रिटर्न मिले। लागत कितना आया उसका, सिर्फ 11,000 रुपए। तो 11,000 रुपए के हिसाब से जब वो लागत निकाल के फसल को बेचता है और अधिकतम लाभ भी कमाता है, तब भी उसकी फसल का मूल्य कम होता है। वैसे ही अगर हम गेहूं के उत्पादन में देखें तो अमेरिका गेहूं के उत्पादन में भी 47% देता है, जबकि जापान जो है 99% जो है अनुदान दे देता है। मतलब कि लागत मूल्य का 99% जो है वो किसानों को वापस कर देता है, और किसान को लागत मूल्य का केवल 1% लगता है। अब यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को बेचेगा तो लागत मूल्य को निकाल कर तो उसकी जो कीमत है वो दूसरे देशों की तुलना में बहुत कम हो जाएगी और उसका सामान आसानी से बिक जाएगा। आपको पता है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं, अगर एक ही क्वालिटी की चीजें अलग अलग दुकानों में जो है अलग अलग रेटों में मिलती है, आप उसी क्वालिटी की सामान को जो है जहां पर सबसे कम दाम में मिलती है, स्वाभाविक सी बात है आप उसको वहीं से ही खरीदेंगे। तो वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चीजें होती है कि जो भी उत्पादन का सामान है उसकी कीमत कम होती है, उसे आसानी से खरीद लिया जाता है। अब इसी के संदर्भ में हम भारतीयों के बारे में देखें कि भारतीय कृषि के अंतर्गत क्या व्यवस्था है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां विश्व के विकसित देश जो हैं कृषि कार्यों में जो है किसानों को अनुदान देते हैं, वहीं हमारे देश में जो है कृषि कार्यों पर टैक्स लगाया जाता है। धान की खेती के लिए जो है अप्रत्यक्ष रूप से चावल पर 1.17% एवं गेहूं पर 3.83% टैक्स लिया जाता है। आप मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जो है लागत मूल्य है, तो उसमें 1 कुछ परसेंट जो है आप धान में और 3 कुछ परसेंट जो है आप गेहूं पर जोड़ लीजिए। मतलब कि आपने जो लागत लगाया है उससे 3% की वृद्धि और हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है
कि आपको जो है उस लागत मूल्य को निकाल करके जो है अपने फसलों को बेचना होगा, जो कि दूसरे देशों की तुलना में अपेक्षाकृत महंगे होंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है हमारी फसलों को खरीदने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि भारत जैसे अविकसित और विकासशील देशों ने जो है बार बार जो है विकसित राष्ट्रों से जो है इसके बारे में विरोध किया है कि वे अपने देशों में कृषि कार्यों के लिए अनुदान ना दे, परंतु अभी तक जो है इस पर रोक नहीं लग पाई है। आप इससे समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति क्या हो गई है कृषि उत्पादकों के संबंध में। तो इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने जरूरी हैं, या तो फिर बाकी देश जो है अनुदान देना बंद करें, या तो फिर भारत में जो है अनुदान की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ताकि किसानों के लागत मूल्य में कमी आए। अच्छा, इससे एक चीज और होता है कि जब विकसित देशों के द्वारा जो है किसानों को अनुदान दिया जाता है तो वो कृषि कार्यों के लिए और अधिक प्रोत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने लागत का अधिकांश हिस्सा वापस बिना फसलों को बेचे ऐसे ही मिल जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अधिक से अधिक फसल उगाएंगे ताकि उनको अनुदान की राशि अधिक मिले और जिससे उत्पादन भी अधिक बढ़ेगा। जबकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमको जो है अपने लागत मूल्य पर टैक्स देना पड़ रहा है, जिससे उत्पादन का जो लागत है वो और अधिक बढ़ जाता है। अच्छा, दूसरे चैप्टर पे हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि आज तो जो है कृषि एक का व्यवसायीकरण हो गया है। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जो है जीवन स्तर पर कुछ ऐसे परिवर्तन किए जा रहे हैं जिससे उनके गुण और उत्पादन में जो है परिवर्तन आए। आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास हर प्रकार की चीजें जो है 12 महीने उपलब्ध हैं। ये इसी परिवर्तन का परिणाम है कि आज जो है नवीन टेक्नोलॉजी के तहत जो है क्या किया जाता है कि जो फल सब्जियां और फसलें हैं उसमें जो है परिवर्तन किया जाता है, जिससे इसके उत्पादन में जो है आशातीत वृद्धि हुई है, या कह लें कि क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम आप देखेंगे कि कम समय में कम लागत में जो है हमने उत्पादन में वृद्धि कर ली है। आज जो है विश्व के बहुत सारे देशों के द्वारा जो है इस कार्यों के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि ऐसी बड़ी कंपनियां जो है हर साल 4 से 5 करोड़ रुपए जो है खर्च इसी में ही कर देती है, जो नवीन तकनीकी की जो खोज है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं जिनमें एलाइट, साइनामेड, सेवरॉन, डुबोट, सीबा, गीगी, इन्होंने क्या कर लिया है कि जो बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र हैं, जो फर्म है जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उनको खरीद कर जो है इन्होंने इनका एकीकरण कर लिया है। अर्थात हम सामान्य शब्दों में कहें कि इन्होंने जो है इस खोज के क्षेत्र में काम करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं उसे खरीद कर जो है अपना एकाधिकार कर लिया है और नई तकनीक जो है ये विकसित कर रहे हैं। लेकिन अब इसका प्रभाव क्या रहा है कि हमको जो है इनसे बीज, इनसे कीटनाशक और इनसे खाद लेना होता है। यदि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से बीज लिया है और उससे खाद और दवाइयाँ नहीं ली है, तो आपके द्वारा लिया गया बीज जो है पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वहाँ पर जो तैयार की गई बीज है उसके लिए स्पेशली खाद और स्पेशली क्या कीटनाशक की आवश्यकता होती है। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत सिंपल वे में आप समझ सकते हैं कि आप जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर जो है आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ जो है किसी एक ही मेडिकल स्टोर पे मिलती है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर कहीं दूसरे दुकान पे जाते हैं या दूसरे मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो उसकी दवाइयाँ आपको नहीं मिल पाती है। तो सेम ऐसे ही जो है यहाँ पर कृषि के मामले में हो गया है कि आप यदि किसी बड़े फर्म की कंपनी से बीज लेते हैं तो आपको खाद और दवाइयाँ वहीं से लेनी होगी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि अब जो है हमारे किसान जो है इन विदेशी कंपनियों पर जो है इन सभी चीजों के लिए निर्भर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा भूमंडलीकरण और कृषि। तो कृषि जो है आज कृषि का व्यवसायीकरण हो गया है। पूरा कृषि कार्य जो है व्यवसायिक स्तर पर किया जाता है, जिसके लिए लागत मूल्य में भी वृद्धि हुई है, नवीन टेक्नोलॉजी की खोज की गई है, साथ ही साथ जो है नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं, चाहे बीजों के मामले में हो, चाहे फसलों के मामले में हो, चाहे सब्जियों के मामले में हो। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।